बेंगलुरु भारत का वो शहर जहां हजारों लोग सपने लिए आते हैं। कोई नौकरी के लिए, कोई पढ़ाई के लिए, तो कोई खुद को साबित करने के लिए। इस शहर में एक अलग किस्म की रोशनी है, एक ऐसी रोशनी जो दूर से बुलाती है और कभी कभार पास आने पर अंधा कर देती है। 19 साल की माया गोगोई डेका भी उस रोशनी की तरफ खिंची चली आई थी। असम के गुवाहाटी से आई ये लड़की, जिसकी उम्र में लोग बस जिंदगी की शुरुआत करते हैं, उसने अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी। फैशन ब्लॉगिंग, एक एजुकेशन कंसल्टेंसी में नौकरी, एक अच्छा खासा बड़ा फ्रेंड सर्कल, यानी माया की जिंदगी जितनी बाहर से खूबसूरत दिखती है, उतनी ही अंदर से जिंदगी एंजॉय करने वाली लड़की भी है ये। लेकिन फिर आती है तारीख 23 नवंबर 2024 की। ये वो तारीख थी जिसके बाद माया कभी घर नहीं लौटी, और जब तक किसी को पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे उस रात की, उस होटल के रूम की, और उस इंसान की जो 2 दिन तक एक लाश के साथ उसी कमरे में रहा, सिगरेट पीता रहा, सोता रहा और शायद सोचता रहा कि आगे क्या करना है। ये कहानी है माया की, और उस सवाल की जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। आज के एपिसोड में बात करेंगे माया गोगोई मर्डर केस को लेकर। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जस्ट का शो क्राइम सीन। माया गोगोई डेका आसाम के गुवाहाटी की रहने वाली लड़की। घर से दूर इस अनजान शहर में आने का फैसला उसके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन माया उस किस्म की लड़की नहीं थी जो मुश्किलों से डरे। घटना से लगभग 1 साल पहले ही वो बैंगलोर आई थी, और यहां आने के बाद उसने अपनी बड़ी बहन और एक कजिन के साथ एक किराए का फ्लैट लिया। दिन के वक्त वो एक एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म में काम करती और खाली वक्त में फैशन ब्लॉगिंग। माया की जिंदगी में एक ताल थी, एक लय थी, वो दोस्त जिनसे वो घिरी रहती थी, हंसना, बोलना और फुल ऑन अपनी लाइफ को जीना। और शायद यही कारण था कि जब सब कुछ खत्म हुआ तो किसी को ये यकीन ही नहीं हुआ। उस दौर में जब माया अपनी जिंदगी संवार रही थी, एक इंसान की उसकी लाइफ में एंट्री होती है और वो इंसान पूरी जिंदगी बदल देता है। नाम आरव हनोई, केरल के कुन्नूर जिले का रहने वाला 21 साल का लड़का। दिखने में शांत, बहुत एडिकेट्स वाला, शिवलरी के साथ रहने वाला। अंदर से वो क्या था, ये आपको आगे की कहानी बताएगी। माया और आरव की पहली मुलाकात किसी कैफे में नहीं हुई, ना ही किसी पार्टी में। वो मिले एक डेटिंग ऐप बम्बल पर। डिजिटल वर्ल्ड का एक राइट स्वाइप, और जिसके बाद 2 जिंदगियां आपस में उलझ गईं। कुछ दिनों तक ये टॉकिंग स्टेज चली और इसके बाद आरव खुद बैंगलोर आया माया से मिलने। ये उनकी पहली मीटिंग थी। इसके बाद दूसरी हुई, तीसरी हुई, और ये मिलने का सिलसिला आम हो गया। अब आरव को भी बेंगलुरु में नौकरी चाहिए थी। ये शहर अब उसे भी बुला रहा था, उसके अपने कारणों से। शुरुआत में मुश्किल हुई क्योंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं थी और वो वापस केरला चला गया। लेकिन माया से रिश्ता बना रहा, और फिर माया ने वो किया जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था, या शायद करना चाहिए था, क्योंकि वो किसी की मदद करने वाली लड़की थी। माया ने आरव को उसकी ही फर्म में इंटर्नशिप लगवा दी, जहां वो पहले से काम कर रही थी। 15,000 रुपए महीने की ये इंटर्नशिप थी। हालांकि बैंगलोर के लिए इतने पैसे कम होते हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए तो काफी था। आरव एक बार फिर बैंगलोर आ गया, और अब दोनों एक ही शहर में रह रहे थे, एक ऑफिस में काम कर रहे थे। अब इनका मिलना जुलना आम हो गया था, यानी अब दोनों क्लोज आ रहे थे। लेकिन इसी दौरान आरव के मन में ख्याल आता है, और शायद ये ख्याल उसके मन में पहले से था, लेकिन अब उसने उनको शब्दों की शक्ल दे दी थी। आरव माया के साथ लिव इन में रहना चाहता था, और माया ने इस पूरे प्लान के लिए साफ मना कर दिया। ये एक शब्द, ये आगे चलकर उसका बीज बना जो आज नहीं होना चाहिए था। इस बात को लेकर दोनों में अब झगड़े होने लगे। आरव जहां शांत और अपने आप में रहने वाला शख्स था, वहीं माया हर वक्त अपने दोस्तों से घिरी रहती थी। वक्त के साथ माया की ये आदत आरव को खटकने लगी। उसका मानना था कि माया के लिए वो इस शहर में आया है, लेकिन वो उससे ज्यादा वक्त अपने दोस्तों को देती है। अब तारीख आ गई 23 नवंबर 2024 की, फ्राइडे का दिन। माया ने अपनी बड़ी बहन को फोन किया और कहा कि आज घर नहीं आऊंगी, ऑफिस पार्टी है। ये एक झूठ था, पर इतना सफेद कि शक की गुंजाइश नहीं थी। सच ये था कि माया उस दिन आरव के साथ जाने वाली थी।
होटल रॉयल लिविंग बैंगलोर दोपहर के 12:30 बजे दोनों होटल में चेक इन करते हैं। फर्स्ट फ्लोर का रूम नंबर 101। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ देखा गया कि दोनों के पास एक एक बैग है। इसका मतलब माया अपनी मर्जी से वहां आई है। उसके चेहरे पर कोई भी परेशानी नहीं और किसी प्रकार का कोई डर नहीं। इधर आरव ने व्हाइट कलर की कैप पहनी थी। अब चेकआउट का वक्त था अगले दिन सुबह 11 बजे का। लेकिन जब 24 नवंबर को होटल स्टाफ ने कॉल किया तो आरव ने कहा कि हम एक और दिन रुकेंगे। 25 को फिर से कॉल होती और वो फिर वही जवाब देता है कि अब हम 26 को चेकआउट करेंगे। अब होटल स्टाफ को इसमें क्या ही शक होता। ऐसे कई सारे गेस्ट आते हैं जो अपनी ट्रिप्स को एक्सटेंड करते हैं, लेकिन अगर किसी को पता होता कि उस वक्त रूम नंबर 101 में क्या हो चुका है तो शायद वो दरवाजा खटखटाने का इंतजार नहीं करते। अब सवाल ये कि आखिर उस कमरे में हुआ क्या? जवाब आरव के कबूलनामे में है और वो कबूलनामा जितना साफ है उतना ही अधूरा भी। 23 नवंबर की रात होटल पहुंचने के कुछ घंटों बाद दोनों में लड़ाई हो गई। वही पुरानी बात, लिव इन में रहने की। माया ने फिर से इनकार किया और अब आरव के अंदर की जलन और वो गुस्सा धीरे धीरे नफरत में बदल रही थी। अब जैसे तैसे वो रात तो बीत गई, लेकिन अगली सुबह 24 नवंबर आरव ने अपने फोन से एक ऑर्डर किया ज़ेप्टो पर, क्विक कॉमर्स ऐप जो 10 से 15 मिनट में सामान डिलीवर कर देती है। अब ऑर्डर में क्या था? ऑर्डर में था एक चाकू और एक नायलॉन की रस्सी। एक होटल के कमरे में सुबह सुबह ऑनलाइन ऐप से चाकू और रस्सी मंगाना ये कोई इम्पल्सिव स्टेप नहीं हो सकता। ये एक सोचा समझा हुआ स्टेप है। ये ठंडे दिमाग से की गई तैयारी है। आरव बाद में कहेगा कि वो माया को मारने के इरादे से होटल नहीं आया था। कहेगा कि जलन और गुस्से में ये हुआ, लेकिन जलन और गुस्से में क्या कोई ऐप खोलकर ऑर्डर करता है? और तो और फिर डिलीवरी का इंतजार। और यही सवाल है जो बार बार जवाब मांगता है पर जवाब नहीं मिलता। 24 नवंबर की उस सुबह उस कमरे में माया के साथ जो हुआ वो सुनकर दिल दहल जाएगा। आरव ने चाकू से कम 10 बार वार किए, सीने पर, सिर पर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक मौत की असल वजह सीने में लगी वो गहरी चोट थी जिसने माया को मौका भी नहीं दिया। वो मात्र 19 साल की लड़की थी उस वक्त। एक पूरी जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी और बस एक पल में सब खत्म। और अब वो हिस्सा जो इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा डरावना बनाता है। माया मर चुकी है, कमरे में खून के धब्बे हैं, लाश बिस्तर पर है और आरव उसी रूम में बना रहा, उसी कमरे में 2 दिनों तक। पुलिस का मानना है और जांच के आधार पर यह मानना ठीक भी लगता है कि आरव माया की लाश के साथ उसी रूम में रहा, सिगरेट्स पीता रहा और शायद सोता भी रहा। यह सुनकर रूह कांप जाती है कि एक इंसान इतना सुन्न कैसे हो सकता है। एक इंसान के अंदर की इंसानियत कहां जाती है जब वो ऐसा कर सकता है? इस सवाल का जवाब शायद साइकोलॉजी के पास होगा, पर इतना साफ है कि ये आम आदमी का व्यवहार नहीं है। माया का फोन 24 नवंबर से ही बंद था, यानी माया की मौत उसी दिन हुई, उसी रात। पर आरव ने होटल स्टाफ को 24 को भी ये बताया कि वो रुकेंगे और फिर 25 को भी सेम बात कही। इन 2 दिनों में आरव के मन में क्या चल रहा था, क्या सोच रहा होगा वो? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब शायद कोई नहीं जानता और शायद कभी जान भी ना पाए। शायद आरव खुद भी नहीं जानता, बताना तो वो बिल्कुल नहीं चाहता। इसी दौरान एक और बात हुई। माया के नंबर से उसकी बहन को मैसेज गया कि आज भी पार्टी है, आज भी घर नहीं आऊंगी। किसने भेजा ये मैसेज? माया ने? पहले दिन? तब तो शायद वो जिंदा थी। या आरव ने? मारने के बाद? ये सच आज भी अनसुलझा है। 26 नवंबर की सुबह 8:19 सीसीटीवी कैमरे में वो मंजर कैद किया गया जो बाद में जांच की सबसे अहम कड़ी बना। आरव होटल से बाहर निकल रहा था, अकेला, वही व्हाइट कैप, लेकिन इस बार उसके हाथ में बैग नहीं था। बैग वो कमरे में छोड़ गया। शायद उसे बहुत जल्दी थी और शायद वो घबराहट में ये भूल गया था। इसके बाद वो सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसने कैब बुक की और फिर उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ। करीब सुबह 11 बजे जब होटल स्टाफ ने माया के कमरे में कॉल किया तो कोई जवाब नहीं मिला। के बाद जब आरव के पर्सनल नंबर पर कॉल किया तो फोन बंद। फिर एक स्टाफ मेंबर कमरे तक गया तो देखा कि दरवाजा लॉक नहीं है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला तो बिस्तर पर माया, खून के धब्बे और एक ऐसी खामोशी जो चीख रही थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो कमरे का हाल देखकर सबकी रूह कांप गई। माया के शरीर पर 10 से ज्यादा वार के निशान थे, सिर पर भी चोट थी।
कमरे में जगह जगह खून था। क्राइम सीन पर दो चीजें बरामद हुई जो जांच के लिए बेहद अहम साबित हुई। पहला चाकू और दूसरा नायलॉन की रस्सी। और उस रस्सी के कवर में वो सुराग था जिसने पुलिस को पूरी कहानी का एक टुकड़ा दे दिया, जेप्टो का रैपर। उसी ऐप से ये रस्सी मंगाई गई थी और चाकू भी। सीसीटीवी फुटेज जब देखा गया तो ये पाया गया कि चेक इन के वक्त से लेकर 26 नवंबर की सुबह तक दोनों में से कोई होटल से बाहर नहीं निकला था। एक बार बस आरव निकला, वो भी बिना बैग के, और वो निकल ही गया, वो भाग गया था। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। पुलिस ने तुरंत 3 टीम्स बनाई। पहली टीम नॉर्थ कन्नड़ जिले के लिए, दूसरी टीम केरला के लिए क्योंकि आरव वहीं का रहने वाला था। इधर तीसरी टीम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए, फोन रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा यानी डिजिटल फुटप्रिंट्स। और इधर आरव बैंगलोर से निकलकर भाग चुका था। आरव बैंगलोर से निकला और पहुंचा मध्य प्रदेश, वहां से हरियाणा, फिर राजस्थान और आखिर में वो पहुंचा वाराणसी। 1 हफ्ते से ज्यादा वो भागता रहा। फोन बंद था और रडार से पूरी तरह से गायब। लेकिन 28 नवंबर को उसने गलती की, अपना फोन स्विच ऑन कर लिया और बस यही काफी था। पुलिस की इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस टीम उसी इंतजार में थी। फोन ऑन होते ही लोकेशन ट्रेस हो गई। अब पुलिस को पता था कि आरव कहां है और इस बीच 29 नवंबर को आरव बेंगलुरु वापस लौट जाता है। शायद ये सोचता है कि अब तो माहौल ठंडा हो गया होगा या फिर कोई दूसरा रास्ता दिख नहीं रहा था। देवनाहल्ली इलाके में एयरपोर्ट के करीब पुलिस पहले से मौजूद थी और इस बार आरव हनोए अरेस्ट हो गया। पूछताछ शुरू होते ही आरव मान लेता है कि हाँ, माया का कत्ल उसी ने किया है, ये चाकू उसी ने चलाया है और हाँ, 2 दिन वो उसी कमरे में रहा। पर एक सवाल का जवाब उसने नहीं दिया कि आखिर ये तुमने क्यों किया। तो उसने कहा, पर्सनल रीजंस की वजह से मैं नहीं बता सकता। ये जवाब इस पूरी कहानी का सबसे अजीब हिस्सा है कि इंसान ने खून किया, पकड़ा गया, कबूल किया, पर वजह बताने से मुकर गया। जो सजा मिलेगी मंजूर है। ये एक ऐसे इंसान के शब्द हैं जो जानता है कि उसने क्या किया है और जो पछतावे की भाषा नहीं बोलता, ना ही कोई सफाई देता है, लेकिन वो वजह नहीं बता रहा है। क्यों? इधर पुलिस ने जो तस्वीर अपनी जांच में इकट्ठा की उसके मुताबिक कुछ बातें थीं जो आरव के मन में पक रही थीं। माया के दोस्तों का वो सर्कल जो आरव को पसंद नहीं था, माया का अटेंशन जो आरव को लगता था कि उसको नहीं मिल रहा है, और वो लिव इन में रहने के लिए ना, जो उसके ईगो पर एक चोट की तरह बैठी रही। ये जलन, ये ईर्ष्या, ये कुंठा, इन सब ने मिलकर एक विस्फोट किया। पर फिर भी एक सवाल रह जाता है, अगर ये इंपल्सिव स्टेप था, अगर ये गुस्से में हुआ, तो 24 नवंबर की सुबह चाकू और रस्सी ऑर्डर करने का क्या प्लान है? ये कोई आवेग में नहीं करता, आवेग में कोई डिलीवरी का इंतजार नहीं करता। आरव ने पूछताछ में अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बातें बताई। बचपन अच्छा नहीं था, माँ बाप का डिवोर्स हो गया, उसके जन्म के कुछ साल बाद ही उसके माँ बाप अलग थे, कस्टडी उसकी माँ के पास थी, और इस बीच माँ ने दूसरी शादी कर ली, वो शादी भी टूट गई। इसके बाद माँ ने तीसरी शादी कर ली, और हर बार जब आरव को लगा कि जिंदगी स्टेबल हो रही है, तभी सब हिल जाता था, कुछ टूट जाता था, और इस अनस्टेबिलिटी ने उसके अंदर एक ऐसी जगह बनाई जो हमेशा इनसिक्योर रही, जो हमेशा डरती रही खोने से। और जब उसे माया मिली तो शायद उसे लगा कि ये वही इंसान है जो उसमें वो ठहराव लाएगा जो उसे कभी मिला नहीं। पर माया भी तो एक इंसान थी ना, कोई जरूरत पूरी करने वाली मशीन नहीं। माया की अपनी दुनिया थी, अपने दोस्त थे, अपने ओपिनियंस थे और अपनी चॉइसेस। रुकिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात कहनी है। ये सब जो आरव की जिंदगी के बारे में मैंने बताया है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये माफ करने के लिए नहीं। दुनिया में लाखों लोग ऐसे होंगे जिनका बचपन मुश्किल रहा है, जिनके घर टूटे हैं और जिन्हें प्यार नहीं मिला है, जिन्हें ठुकराया गया है, पर उनमें से किसी ने किसी को मारा नहीं है। दर्द एक कारण हो सकता है पर कोई बहाना नहीं। माया की भी जिंदगी थी और माया का भी भविष्य था, माया के भी तो सपने थे। क्या वो सब एक पल में, एक फैसले में खत्म हो जाना चाहिए था? और ये सब किसी भी माफी के लायक नहीं है। 26 नवंबर की उस सुबह जब होटल स्टाफ ने दरवाजा खोला और माया को देखा, उस वक्त माया की बहन को भी ये खबर की गई। वो बहन जिसके साथ माया उस शहर में रहती थी, जिसे माया ने कहा था कि आज ऑफिस पार्टी है, जिसे बाद में मैसेज आया कि कल भी नहीं आऊंगी। वो बहन शायद सोचती रही होगी कि सब कुछ ठीक है, माया चिल कर रही होगी, फन कर रही होगी और वो खुश होगी। उस बहन के लिए वो खबर कैसी रही होगी, ये शब्दों में बयां करना
बहुत मुश्किल है। ये दर्द उसके जीवन का सबसे बड़ा दर्द है और माया के वो दोस्त जिनसे आरव को जलन थी, वो दोस्त जो माया की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थे, जिनकी वजह से माया हंसती थी, जीती थी, उन्होंने अपनी दोस्त को इस तरह खो दिया। एक होटल के कमरे में अकेले उस इंसान के हाथों जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। माया गोगोई डेका का मर्डर केस एक मायने में खुल गया। हत्यारा पकड़ा गया, उसने कबूल किया, सबूत मौजूद है। लेकिन एक सवाल अब भी खुला है कि क्यों? वो एक शब्द, वो एक जवाब जो आरव ने आज तक नहीं दिया है और देना भी नहीं चाहता है। हर बार कहता है कि पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं बता सकता। क्या ये उसका अहंकार है? क्या ये उसकी शर्म है? और क्या कोई ऐसा सच है जो हम नहीं जानते, या ये उस इंसान की आखिरी ताकत है जो सब कुछ छिन जाने के बाद भी एक राज अपने पास रख सके? हम नहीं जानते हैं और शायद कभी नहीं जान पाएंगे। इस कहानी में एक बहुत बड़ा सबक है। वो सबक ये नहीं कि किसी पर भरोसा मत करो। सबक ये है कि जब कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करे, आपके दोस्तों से और आपकी दुनिया से आपको काटने की कोशिश करे, तो ये एक चेतावनी है। जब कोई आपकी ना को स्वीकार ना करे और जब आपकी बाउंड्रीज सामने वाले को खटकने लगे, तो ये सब एक वार्निंग ही है। माया गोगोई डेका एक 19 साल की लड़की थी। उसने घर से दूर एक शहर में अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश की थी। फैशन ब्लॉग करती थी, काम करती थी और इसके बाद समय मिले तो दोस्तों के साथ रहती थी। अब सोचिए, उसने किसी पर भरोसा किया और वो भरोसा उसकी जान ले गया। अब बस इतना है कि माया को उसका इंसाफ मिलना अभी भी बाकी है। इस कहानी के बारे में हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमारे लिए ये स्टोरी लिखी है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। कैमरे के पीछे हैं फरहान, साउंड पर हैं संदीप पांडे जी। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट।